चलो यार बच्चों। हाँ चलो यार बेटा, फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। चलो यार, ओके डन। चलो मुन्ना। भाई हाँ भाई, हाँ भाई लोग, गुड आफ्टरनून। जीवित एकदम बढ़िया, मस्त। आज कितने नए चेहरे बाहर? कौन कौन कौन? हाँ तू बहुत जन्मों बाद दिखी। उधर सर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, इधर आप और कोई बाकी कल के लेक्चर में बैठे थे। कल के लेक्चर में बैठे थे आप लोग, थे ना सब लोग? हाँ, ऐसे एकदम नाराजगी की शक्ल से देख रहे तो। चलो यार बहुत ही बढ़िया, आज भाई फेस टू फेस तुम। मुझे लगा कहीं ये भाड़े पे तो नहीं है क्लास, खाली करवाने और रेंट नहीं दिया सालों तुमने। सर आप लोग का फर्स्ट डे आज, बहुत ही बढ़िया यार। लाइव देखा था क्या? नहीं देखा था? तो आज सब कुछ एकदम ऐसा फर्स्ट फर्स्ट ना एकदम। कितने लोग जिन्होंने पहला दिन वाला डेमो नहीं देखा था? 1 2 3, वाह यार, तो प्राउड। आपने भी नहीं देखा ना? पक्का ना? हाँ चलो यार बहुत ही बढ़िया। किसी ने भी नहीं देखा, वाह यार, सॉर्टेड है। खैर वैसे फर्स्ट डे वाले डेमो भी कुछ बहुत ज्यादा था नहीं हमारा डिस्कशन। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रोबेबली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और किस तरीके से हम हमारी अप्रोच रखेंगे एबीसी की तरफ, यही था। अच्छा फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जो कुछ लोग यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि सर आज आपका यहाँ पे लाइव कैसे दिख रहा है, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं, मेरा जो कोबरा वाला चैप्टर है ये अपन यूट्यूब पे ही पूरा का पूरा लाइव पढ़ा देते हैं और आपकी ड्राइव पे साथ ही साथ अपलोड होता रहेगा, और साथ साथ में ऐप पे जो लोग लाइव देखते हैं वो लोग भी इसको लाइव देख पाएंगे। सो गोज गुड। बस मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये वाला चैप्टर यूट्यूब पे लाइव रहेगा, क्योंकि मेरे को किसी बच्चे ने एक मैसेज किया कि बोले सर हम आपका लेक्चर ढूंढते हैं, फिर हमें आपका लेक्चर मिलता है।
फिर 2 लेक्चर के बाद उसका तीसरा वर्जन ही नहीं दिखता हमें कभी भी आगे, क्योंकि हर बार मैं यूट्यूब पे सिर्फ डेमोस पे दिखता हूँ और डेमोस के बाद मैं डायरेक्ट तुम्हारे साथ होता हूँ और वापस से फिर मैराथन में दिखता हूँ. सो वील फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ग्रुप में भी मैं पूरा चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और ये वाला चैप्टर भी हम यूट्यूब पे ही अपलोड कर देंगे, तो दैट गोज विदाउट सेइंग. ठीक है. वाह यार, देखो इसे कहते हैं लाइफ सही है. यहाँ पे एक लौंडा है, वो कह रहा है कि सर संचय उधर ही बैठा हुआ है क्या? हाँ, कुछ मैसेज है तो बोल दूं उसे, संचय रिप्लाई करो प्लीज, ऐसा कुछ. यार शायद मेरे को 7 बजे फोन लगा ले मेरे भाई, मैं 7 बजे के बाद एकदम वेला हूं, काम के लिए फोन लगा ले. कूल, चलो भाई शुरू करें. अच्छा अब एक सेकेंड, अपने पास टाइम कम है और पढ़ने के लिए कुछ बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो ईबीसीएल में फर्स्ट डे से अपने को थोड़ी सी अपनी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी, वरना नहीं पहुंच पाएंगे. ओके ठीक है, प्रॉब्ली अभी पहले 1-2 दिन है तो आई से दिस द हनीमून फेज, बट इसका फेज थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट वी नीड टू फिनिश ऑफ द हनीमून फेज सुपर सून एंड कम टू रियलिटी. ठीक है, वेट, आपको मैंने आपकी कंट्रोल शीट दिखाई क्या? एक ही मिनट रुक जाओ. क्या नाम है? मधु. सुनना, मेरे वाले लैपटॉप में एक है ना ईबीसीएल कंट्रोल शीट करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ होगा, वो मेरे को मेल पे भेजेगी क्या? थैंक यू. हाँ जी, चलिए सर पधार गए सब लोग, इधर भी सब आ गए, इधर भी सब आ गए. चलिए जनता शुरू करें. चलो यार, क्या पढ़ रहे थे अपन? कोबरा. अपने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया था हम. वाह यार, रजिस्टर लेके आए? कितने लोग लेके आए? यार ये कैसे हो सकता है कि तुम बहुत शरीफ हो और वो इतने कुत्ते हैं? ग्रुप 1 वाले तो नीचे 1 नंबर के, 4 लोग बुक लेके आए यार, यहां पे तो सभी लेके आ गए बुक, तो बाहर कैसे निकालू क्लास के? बात होती है भाई. अच्छा ठीक है, 2 बुक्स बनानी है दोस्तों, जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं. एक अपन अपनी रिवीजन बुक बनाएंगे जिसमें अपन अपने सारे चार्ट्स ड्रॉ करेंगे. एक चार्ट मैं ही बनाऊंगा क्लास में, आप लोगों को सिर्फ कॉपी करने का काम रहेगा. तो वो बुक आपके लिए कौन बना रहे हैं? अपन वो बुक बना रहे हैं डायरेक्ट आपके रिवीजन के लिए, जब अपन एंड में एग्जाम देने जा रहे होंगे तब यूज करेंगे. सेकंड, एक आंसर राइटिंग बुक, वो भी मैं ही करवा रहा हूं आपको. हाफ बुक में आप गंदे आंसर्स लिखेंगे यानी कि आपके मन से, और बाकी में हम अच्छे आंसर लिखेंगे यानी कि मैं लिखा दूंगा आप लोगों को. क्वेश्चन रोज आपको मिल जाएगा और रिवीजन और क्वेश्चन अपन पहले सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको फर्स्ट डेमो में ऑलरेडी बता चुका हूं. अच्छा, कितने चैप्टर्स हैं भाई? 24. अच्छा, 24 में से कुछ चैप्टर्स बहुत निहायती फुद्दू फुद्दू से हैं. सर जब मैं आपके सामने कह रहा हूं फुद्दू चैप्टर्स, मतलब कौन से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सीएसीईटी में मैंने आपको 20 लेक्चर्स करवाए होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. उसका मानना कि ऐसा हाफ वर्जन इधर दिया हुआ है, कम है. सीएसीईटी में ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इधर कम है. फिर आई थिंक आप लोगों ने कभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम सुना होगा, पार्टनरशिप एक्ट. तो ऐसे 2-3 फुद्दू चैप्टर्स हैं. वो चैप्टर्स आपकी बुक की बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं, पर वो एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते. तो जो एक्सेलरेशन है ना, ईबीसीएल का फायदा क्या है? एक्सेलरेशन वाले चैप्टर्स एंड में दिए हुए हैं, तो जब जब हमें एक्सेलरेट करना होगा हम उन चैप्टर्स को यूज करेंगे. बट एट द सेम टाइम मैं भी आपको कंट्रोल शीट दिखाता हूं. मैंने उन लेक्चर्स को नॉर्मल लेक्चर्स की तरह ही टाइम अलॉट किया हुआ है, बट वो एक्सेलरेटिंग चैप्टर्स हैं, वो कभी भी अपन भगा सकते हैं उनको. जब अपने को लगेगा अपन लेट हो रहे हैं, वी विल एक्सेलरेट फ्रॉम देयर. अभी के लिए ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव. अब हर चैप्टर की एक टेक्निक रहेगी. मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में इसका एक प्रीवियस ईयर कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए थे वो बताऊंगा. इस साल क्या एंटिसिपेशन कर सकते हैं वो बताऊंगा. खैर इसके लिए एक एनालिसिस शीट भी मैं आपको एंड में देता ही हूं, बट एक लमसम आपको आइडिया देता चलूंगा किस तरीके का क्वेश्चन टाइप पूछा जाएगा, एंड देन वील स्टार्ट द चैप्टर. ठीक सर. अच्छा दोस्त, चलो यहाँ पे सब लोग साथ में आ गए हैं. सर स्क्रीन अटक गई है, चल तो रही है. अरे क्या नए टनटेन के, नई वाली क्लास बहुत बढ़िया है, ये नहीं होता उधर. यार अपन कैसे सही करते थे भाई स्क्रीन? मुझे भी नहीं आता. अब चल गई. चलो भाई स्क्रीन चल गई है. हाँ, अब आते हैं अपन कोपरा पे. लास्ट टाइम 4 नंबर के लिए आया था कोपरा, और लास्ट टाइम का ईबीसीएल का पेपर नहीं था वो, मतलब मेरे हिसाब से गुरु द्रोणा जी आए थे, सबको बस ब्रह्मास्त्र देके चले गए कि चलाओ इधर उधर, ईबीसीएल में सभी पास हो जाएंगे. इट्स अ वेरी 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 सिंपल पेपर. आई होप कि इस बार इतना सिंपल पेपर ना है, मतलब इतना है कि तुम्हें आ जाए बस ऐसा, बट बहुत सिंपल पेपर था. कोपरा लास्ट टाइम 4 नंबर के लिए आया, और क्या क्वेश्चन है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय अ कंज्यूमर? ये क्वेश्चन था.
बस तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन था ये, बस उन्होंने केस बेस की तरीके से पूछा था इस क्वेश्चन को। उन्होंने भाई लक्ष्मी मिल्स करके केस है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कंज्यूमर डिफाइन करिए, दैट्स इट। 4 नंबर दिए थे। इस बार लेट्स होप कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिनिमम 4 मार्क्स के लिए आएगा, विच माइट गो टुवर्ड्स 8 मार्क्स। सो प्रीवियस ईयर 4 मार्क्स, इस बार का अटेम्प्ट, इस बार मतलब जून 23 के अटेम्प्ट में हम इसे 4 से 8 नंबर के बीच में रेट करेंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1, या सेकंड एक केस दे सकते हैं जिसके ऊपर वो आपको बोलेंगे कोई आंसर देना है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस पॉसिबल है, डायरेक्ट भी और केस बेस्ड भी। गुड टू गो, चैप्टर का स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंस्टीट्यूट ने एक थोड़ी सी गलती करी हुई है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट हर बार ही गलती दोहरा रहा है, और ये इंस्टीट्यूट की गलती है। पहले था कोपरा 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो रिपील हो गया 2019 में, और उसकी जगह नया एक्ट आया जिसे हम कहते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो पहले हमारे मॉड्यूल में 1986 था और फिर 2019 आ गया, तो इंस्टीट्यूट ने क्या करना चाहिए था, 1986 हटा देना चाहिए था और 2019 डाल देना चाहिए था। तो उस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने खाली 1986 ही दिया और 2019 दिया ही नहीं, बोला इनको पुराना ही पढ़ाओ, तो हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए उन्होंने सप्लीमेंट शीट मतलब अमेंडमेंट्स के तौर पे पूरा चैप्टर दे दिया कि इनको अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी पढ़ा दो। तो हमने उनको 86 भी पढ़ाया, 2019 भी पढ़ाया। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में 1986 का एक्ट भी दे दिया और 2019 भी दे दिया, बोला दोनों पढ़ाओ, तो हमने दोनों पढ़ाया। फिर इंस्टीट्यूट ने 1986 हटा दिया और इस बार सिर्फ क्या छोड़ा, 2019 छोड़ा। तो हम आपको 2019, पिछली बार भी यही हुआ, पर लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन 1986 से पूछा। हमने कहा कर क्या रहे हो भाई, ये मतलब मजाक बना के रख दिया इस चैप्टर का इन लोगों ने। सो फाइनली इसका एक ही रैशनल जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हम पूरा 2019 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 1986 दिखाऊंगा। 1986 से हम सिर्फ केसेस पढ़ के आएंगे, वहां पे 18 केसेस दिए हुए हैं, याद नहीं करेंगे, सिर्फ रीड करके देखेंगे कि भाई क्या कंज्यूमर है क्या कंज्यूमर नहीं है, सिर्फ वो एक रीड कर लेंगे और मेरे हिसाब से होलिस्टिकली 2019 और 1986 एकदम हार्मोनियसली खत्म हो जाएगा। दैट्स द प्लान फॉर दिस चैप्टर। सर कोपरा को मैंने तकरीबन 10 लेक्चर्स अलॉट किए हैं, 10 लेक्चर्स अलॉट किए हैं। 10 क्यों किए, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज है, हनीमून फेज है, थोड़ा सा स्लो जाते हैं अपन लोग, बाकी लेक्चर्स कम होंगे पर इसको अपन ने ज्यादा टाइम दिया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज, आप अपनी चार्ट बुक अपने साथ रेडी रखिएगा, एक पेन अपने साथ रेडी रखिएगा, मैं लिखाता चलूंगा आप लोगों को सब कुछ साथ में। सबसे पहले हु इज अ कंज्यूमर, खड्डे में जाए पूरा एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गया तेल लगाने। आप सिर्फ ये बताओ आपके हिसाब से कंज्यूमर क्या है, एनीवन, कंज्यूमर एज पर यू। इसको मत रीड करो, तुम्हारी मर्जी से बताओ, गलत करेंगे कोई बात नहीं। जी मैम, एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा अभी मेरे को एक चीज बताना, मैंने ये फोन खरीदा मेरे लिए, ठीक है, हरीश ने इस फोन को छीन लिया और उसके हाथ में फोन ब्लास्ट हो गया। प्रोडक्ट में कुछ तो गलती है, मतलब शिकायत तो करूंगा, बस ये बताओ शिकायत मैं करूंगा या हरीश। पर आपने तो एंड यूजर बोला, यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, हम आएंगे वापस से, इस पर भी आएंगे, आप गलत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा और एडलेस करेंगे। हाँ जी सर, कंज्यूमर को सबसे पहली बात कर लेते हैं यार। कंज्यूमर मींस एनीवन हु कंज्यूम्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंज्यूमर मींस एनीवन हु कंज्यूम्स। सर आप क्या क्या चीजें कंज्यूम कर सकते हो, या तो आप कोई गुड्स कंज्यूम करोगे या फिर आप कोई सर्विसेज कंज्यूम करोगे, या तो गुड्स कंज्यूम करोगे या फिर सर्विसेज कंज्यूम करोगे। ठीक है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आज मैंने घर पे एक घी का डब्बा मंगाया, बनाया, खाया, घी अडल्टरेटेड था, मैं कंज्यूमर हूं, मैं केस फाइल कर सकता हूं। अच्छा अब इस पोजीशन पे मेरे को ऐसा लगता है कि कंज्यूमर वो व्यक्ति है जिसने चीजों के लिए पैसे दिए और वो अपने लिए वो चीज को लेके आया। क्या ये कंज्यूमर है तुम्हारे हिसाब से? यहां तक तो सब एकदम साथ में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पैसे दिए, घी का डब्बा लाया, हरीश घर पे आया, घी बनाया, कुछ तो उसने बनाया, बस कुछ घी का बनाया, और भाई उसका पेट एकदम घी हो गया, मतलब बैंड बज गई, लूज मोशन हो गए, बहुत बुरी हालत हो गई है, बीमार पड़ गया। केस कौन करेगा, मैं या हरीश भैया? मैं क्यों करूं, मेरे तो बहुत बढ़िया, मेरे तो हजम हो बहुत। उसको प्रॉब्लम हुई, मुझे नहीं हुई। आपने सर खरीदा आपने, अच्छा तो मतलब आपके हिसाब से कंज्यूमर मतलब द पर्सन हु हैज पेड द मनी, ऐसा क्यों? मैंने तो अभी बोला था कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम्स, कंज्यूम तो हरीश मैंने किया। चलो केस को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और दिलचस्प तरीके से खराब करते हैं, फिर आएंगे आंसर पे। भैया वो कोविड में वैक्सीन भारत ने तो पहले 15 दिन में बना दी थी, मेरे को नहीं चाहिए।
नीचे हरीश भाई को बुला दो। हाँ, कोविड में भारत ने वैक्सीन तो पहले 15 दिन में बना दी थी, कपूर सूंघ लो, कोई काढ़े पी लो, 2-4 में हो गया था ठीक। कुछ लोग तो कह रहे थे पानी पूरी वाला पानी पियो, तो ये हो गया था काफी हद तक सेट, है ना। सो नाउ प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। वो रास्ते में काढ़े मिल रहे थे, अगर तुम्हें याद हो तो, कहीं पे भी फ्री शिविर लग रहे थे, कहीं भी रुक जाओ, काढ़ा पी के निकलो, बस फिर कोविड नहीं होगा तुमको। पी के मरे उसके बाद लोग, पहले तो काढ़े से बीमारियां हो रही थी। अच्छा एक सेकेंड, अभी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब मान लो अपने विपुल सर निकले, अभी तो नहीं पढ़ा रहे ना तुमको, हाँ विपुल सर निकले, विपुल सर निकले, रास्ते में रुक गए, काढ़ा पिए, काढ़ा पीते भाई साहब रवाना हो गया, डायरेक्ट रवाना, काढ़ा उसकी बॉडी को नहीं जमा। अब वो कंज्यूमर है कि नहीं ये बताओ। आपने कहा अब तो पैसे भी नहीं दिए साले ने। पैसे कहां दिए, फ्री में था। आपने कहा सर पैसे देने का कोई रिश्ता नहीं होता, तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है, पैसे देने से आप कंज्यूमर नहीं बनते, कंज्यूमर बनते हो आप कंज्यूम करने से। सो खुली निश्चित आसान बात, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु हैज कंज्यूम्ड। पैसा दिया हो नहीं दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैंने ये फोन खरीदा है, आई एम अ कंज्यूमर इफ आई एम यूजिंग दिस, और अगर मैंने फोन किसी और को यूज करने के लिए दिया है और ये फोन उसके हाथ में ब्लास्ट हुआ, तो वो भी केस कर सकता है, क्योंकि वो भी क्या है, कंज्यूमर ही है। कंज्यूमर देने के लिए आपके पैसे, कंज्यूमर बनने के लिए आपको पैसा देना जरूरी नहीं है। आपने कहा भैया सही में ऐसा केस हुआ है क्या? हुआ है। एक सैमसंग ने फोन लॉन्च किया था, सैमसंग नोट 7, ठीक है। उसे आप ऐसा मिनी पाकिस्तान वर्जन कह सकते थे। वो चलते फिरते कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है। सच, वो जेब में ब्लास्ट हुआ, तुम समझ रहे हो किस इलाके में ब्लास्ट हो रहा है वो, समझो। इतना भाई कितना ज्यादा हो गया। अगर आपको ना पता हो तो एयरप्लेन्स में ये रूल निकाला गया था, आप बैग्स अंदर कैरी नहीं कर सकते, मेटल कैरी नहीं कर सकते, और नोट 7 कैरी नहीं कर सकते। ये बाहर लिखा होता था, चाहिए सर्च करके देखना। सैमसंग का डिफॉल्टिंग फोन था, बैटरी से आग लग रही थी। सैमसंग ने नोट 7 को, और कोई बहुत पुरानी प्राचीन काल की बात नहीं बता रहा हूं, ये 3-4 साल पुरानी बात होगी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नोट 7 सच अ बिग फेलियर। सैमसंग ने सबसे फोन वापस मंगवाया कि वापस भेजो। जिन जिन लोगों के ब्लास्ट हो गया उनको कॉम्पनसेट भी किया, और बाकी सब लोगों को एक न्यू फोन का ऑप्शन दिया, या फिर एग्जिट ऑप्शन दिया कि आप अपने पूरे पैसे देके एग्जिट ले लो। जितने में फोन खरीदा था बिल दिखाओ, एग्जिट लेके चले जाओ, खत्म। नोट 7। अभी समझो, ये नोट 7 मान लो मैंने खरीदा और आपके हाथ में ब्लास्ट हो गया, तो क्या आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो? मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं, आगे देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब अपना अंबर, ऐसा अंबर ऐसे खानदानी, बहुत खानदानी चोर है, ठीक है। तो मेरे पास, मैंने फोन लिया, अंबर आया और चुरा के भागा, ठीक। फोन था नोट 7, उसने वफादारी दिखाई, अंबर वहीं तक पहुंचा था, शरीर बेचारे का वैसा, ब्लास्ट। फोन से ज्यादा टुकड़े अंबर के हुए हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अंबर को वापस जोड़ लिया अपन ने, बच गया, तो अंबर इस बार कंज्यूमर है कि नहीं है? कितने लोग कहते हैं? ओके, कुछ लोग एक दूसरे को देख के हिम्मत जुटा रहे हैं। ओके, कितने लोग कहते हैं नहीं ही कंज्यूमर नहीं सर, वो चोर है, ठीक है। बाकी सब लोग हमने पैसे दिए, तू बता, ठीक है। अंबर कंज्यूमर नहीं है, समझो। अरे हाँ समझा, सबको अपने गुस्सा निकाले, नहीं चोर है चोर है, नहीं, अंबर कंज्यूमर नहीं है। क्यों? कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु कंज्यूम्स either by purchasing the goods or with the approval of the owner of the goods। या तो आपने ओनर, जो गुड्स के ओनर हैं, उनसे परमिशन लेके उनके गुड्स को यूज किया था, या फिर आपने खुद वो गुड्स खरीदे थे, तब आप कंज्यूमर है। ये तो चोर है भी हाल फिलहाल, ये क्या बोलेगा मैं चोरी कर रहा था, देखो ना भाई साहब फूट गया, ये कौन सी तरीके की भाई साहब, ये नहीं होता। सो कंज्यूमर, अभी तक अपन एकदम क्लियर है, हु इज अ कंज्यूमर? एनीवन हु कंज्यूम्स either by paying for the goods or services or with the permission of the owner of the goods or services। Good to go? यहां तक कोई भी डाउट नहीं, कम बैक, यहां आ जाओ। So देखना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंज्यूमर इज अ user of goods and services, therefore every producer is also a consumer। एक सेकेंड, how a producer is a consumer? Anyone? How can a producer be a consumer? हवा में प्रोड्यूस करेगा, कुछ लगेगा ना प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी तो रॉ मटेरियल लेगा। तो इवन अ प्रोड्यूसर इज ऑल्सो व्हाट? अ कंज्यूमर। भैया अगर मैंने आज ये फोन बनाया है तो इसके अंदर कोई चीज तो मैं भी बाहर से लेके आया हूंगा ना लगाने के लिए, तो इवन अ प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। सो ओवर द टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, व्हाट इज कैविएट एम्प्टर? किसी ने सुना ये बात?
कैविटेम्टर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म थी जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपको याद नहीं है. सो कैविटेम्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर. यानी कि मैं अभी इस बार ससुराल गया था, ठीक है, तो मैं मम्मी को जाके बोला उधर, मैं मम्मी कैसी बेटी दी आपने यार, नाश्ता भी नहीं देती है, इज्जत तो दूर दूर तक नहीं और ऊपर से गाली देती है मेरे को. मम्मी कहती है सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है. खुला सरेआम डायरेक्ट बोले भाई साहब देख लेता पहले, बात कर लेता पहले, अब हम क्या करें. कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर. तुम कोई चीज लेने गए थे, खुद देख के आओ कि चीज सही है कि नहीं है, बाद में रोने का नहीं. मैं मस्त वापस टिकट कराया, वापस आ गया इधर. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, ये एक रूल है कैविएट एम्प्टर. जब आप कोई चीज खरीदते हो आप देख के खरीदो. खरीद ली, अब आपकी है कैविएट एम्प्टर. सो ओवर द टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, जिसके आगे क्या लिखा है, लेट द बायर बी अवेयर, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी. तो अब हम क्या मानते हैं, अच्छा सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर. अब कैविएट एम्प्टर हट गया. पहले हम क्या बोलते थे, हे बायर तू खरीदना है तू देख ले, कुछ खराब निकला तेरी गलती, हमारी जिम्मेदारी नहीं है. अब आ गई कंज्यूमर सोवरेनिटी, लेट द कंज्यूमर बी द किंग. कंज्यूमर किंग है, जो वो बोलेगा वो हम करेंगे. सोचो एक एरा, अभी तुम अरे अपने इसमें देख लो, नाउ द कंज्यूमर हैज बिकम अ किंग. भाई किसी का मैसेज है कि भैया आपके 2 ही लेक्चर मिलते हैं, पूरा चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं. यही पहले वाला टाइम होता, रिप्लाई भी नहीं करता, डायरेक्ट बाय लिखता और 3rd लेक्चर ऐप से स्टार्ट कर देता. कंज्यूमर ओवर द टाइम हैज बिकम द किंग. जो वो बोलेगा वो हम लोगों को प्रोड्यूस करना है, वही हम लोगों को काम करना है. तो पहले होता था कैविएट एम्प्टर, फिर आया कंज्यूमर सोवरेनिटी, दैट इज द कंज्यूमर इज द किंग. अच्छा ये कंज्यूमर इज द किंग बहुत ही बढ़िया चीज है, ये बहुत ही बढ़िया. कंज्यूमर ही किंग रहना चाहिए, तभी चीजों की क्वालिटी बढ़ेगी. बट विद द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, the growing markets were unable to meet the rising demand which created a gap between demand and supply. इसको खड्डे में जान दो, अपन अपनी बात करते हैं. मेरे हिसाब से आप सब लोग कोविड के टाइम पे जीवित थे, गुड, और उसके बाद भी बचे हैं. कोविड जब आया था तो सारी औरतें पहले तो घर के बाहर निकली, उन्होंने रास्ते से सारे सैनिटाइजर खरीद लिए, पता नहीं कौन से कीटाणु यही मारेंगी. आप याद करके देखो, कोविड की स्टार्टिंग में अपने को सैनिटाइजर ही नहीं मिल रहे थे, ठीक, सैनिटाइजर गायब, कोई बात नहीं, आटा मिल रहा है. भूख से मर जाए चलेगा, कीटाणु से नहीं मरने चाहिए, कम पड़ना चाहिए था आटा, सैनिटाइजर कम पड़ रहा है. तो उस टाइम पे देखो हर जगह पे सैनिटाइजर्स बहुत ज्यादा कॉमन. सैनिटाइजर्स अपने इंडिया में स्लम डॉग मिलियनेयर हैं, ठीक है, मतलब जिनको अपन सैनिटाइजर्स कैसे थे, इफ यू रिमेंबर, अंटिल कोविड क्लास में 2 लड़कियां जो बहुत एलीट घर की होंगी, वो खाना खाने से पहले पुचक करके हल्का हाथ साफ करेंगी और अपन वहीं पे थू थू करके बाल बना रहे होंगे. हम थे, हाँ, अरे हम लड़के ऐसी थी भाई. अब वापस से हमसे पूछ लो किसके पास सैनिटाइजर, भाई लड़के सैनिटाइजर ला रहे हो क्या तुम, देखो आ गए हो खाद पे, थू है मर्द जात पे. सैनिटाइजर क्यों लाए अब नहीं होता कुछ. चलो भाई ठीक है, पर अभी अपने सैनिटाइजर वापस छोड़ दिया हमने. ये लड़कियों का बनाया हुआ था सैनिटाइजर कि भाई हाथ साफ करके खाना चाहिए, हमारे को नहीं लग रहा था, हमारे तो खाने में कीटाणु थे, तो हम बढ़िया ही थे. साला बढ़िया चल रहा था. अभी एकदम से, अच्छा आपकी सोसाइटी के बाहर भी वो सैनिटाइजर वाले लगा दिए होंगे ना पांव से, इन सब से वो सैनिटाइजर्स यूज किए थे, कितने वाहियात थे. हमारी सोसाइटी के बाहर सैनिटाइजर लगाया उन्होंने, मैं सैनिटाइजर को पानी से धो रहा था. आप हाथ लगाओ, इस हाथ में रबर रबर बन जाता था, कुछ गंदे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, खाली पानी था, कलर्ड वो भी, ठीक है. अब ये खराब सैनिटाइजर्स थे. अब समझो ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे. डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई, सप्लाई इतनी थी नहीं, तो बाजार में जैसा बोलोगे. और सैनिटाइजर, आई एम नॉट किडिंग, एक सैनिटाइजर तो मैंने रूबी हॉस्पिटल से जाके खरीदा था, 700 रुपए की बॉटल इतनी सी, ठीक है, 700 रुपए का सैनिटाइजर. भाई ये डिटॉल का कितने का है, 30 रुपए. फर्क समझ में आ रहा है. तुम्हारी कंज्यूमर सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी जब डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी. और अगर कंज्यूमर को ही सोवरेन, कंज्यूमर को ही किंग रखना है तो सप्लाई ज्यादा रहे और डिमांड कम रहे, तभी तुम माहौल में रहोगे, ठीक है, in the market. So this to some extent watered down the concept of consumer sovereignty. तो जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है तो डिमांड बहुत बढ़ेगी, और डिमांड बहुत बढ़ी और सप्लाई कम हुई तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर वापस नीचे आ जाएगा और वापस से ये सप्लायर्स ज्यादा पावरफुल आ जाएंगे, ठीक. What with consumers being forced to accept whatever was offered to them. जो बोलोगे बोलेंगे. सैनिटाइजर का हर ब्रांड खरीदा होगा तुम लोगों ने, काय का डिटॉल, काय का लाइफ बॉय, जो मिला उठा. On the other hand, the expanding market necessitated the introduction of various
intermediaries between producers and ultimate consumers. Do you understand what is intermediary? In between. तो कंज्यूमर्स और अल्टीमेट ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में हमने कुछ इंटरमीडियरीज क्रिएट कर दी आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. देखते हैं कौन कौन है वो. अब सवाल उठता है व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. लास्ट से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि रेलेवेंस बताओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का. इससे वाहियात क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रॉब्लम कंज्यूमर को आ रही थी उसी को सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था. सो ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे को अभी इसको रीड नहीं करना है, ये सब एकदम फुद्दू है, और मेरे को रीड करना है यहाँ पे डेफिनेशंस में. अपन डेफिनेशन पे आते हैं. सर अपन ने ऊपर वाला पार्ट अभी रीड क्यों नहीं किया? नीचे प्रॉब्लम समझ के आते हैं ऑटोमेटिकली व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 समझ में आएगा. पहले वो क्यों देखे. ठीक, चलो सर आ जाते हैं वापस से. नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? कंप्लेंट. अच्छा, आपके हिसाब से कंज्यूमर तो अपने को पता पड़ा, कंज्यूमर को और भी डिफाइन करेंगे, डोंट वरी. कंप्लेंट आपके हिसाब से व्हाट इज अ कंप्लेंट? पढ़ के नहीं, तुम अपने हिसाब से बोलो. तुम हिंदी में बोलो, शिकायत बोल देते वो भी चलता. थैंक यू, इतना भी रियलिस्टिक नहीं होना था. हाँ जी, कंप्लेंट. अच्छा, कंप्लेंट का मतलब है कि आप कुछ अलेज कर रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो. एलिगेशन मतलब इल्जाम लगा रहे हो. सो कंप्लेंट इज नथिंग बट एन एलिगेशन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंप्लेंट हमेशा क्या होगी? एक एलिगेशन है. अब देखो, तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आए हो, हवा में कंप्लेंट नहीं होती है, आपको कंप्लेंट इन राइटिंग देनी पड़ेगी. सो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन. एलिगेशन इन writing. First thing first, complaint is an allegation. Allegation in writing. Now the next question is, कौन करता है ये? It is made by a complainant. So it's an allegation made in writing, made by a complainant. चलो बहुत ही बढ़िया. For any relief provided under this act. इस एक्ट के अंदर जो भी रिलीफ प्रोवाइड किया गया उसके लिए. अच्छा, अब शिकायत किन किन चीजों के लिए हो सकती है? ढंग से देखना, ये तुम्हारी कंप्लेंट की डेफिनेशन है, खाली कंप्लेंट की डेफिनेशन है ये. ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर बहुत जनरल नेचर का आ रहा है, तो कल शायद तुम्हें ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्लेंट अंडर कोपरा 2019. ये क्वेश्चन भी हो सकता है. जिस लेवल पे ये लोग नीचे उतर रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए इसको आराम से देखना. सबसे पहला, सो कंप्लेंट मीन्स व्हाट? एन एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय अ कंप्लेनेंट. बहुत ही बढ़िया. फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ. नाउ कौन से तरीके के ऑफेंसेस में आपके साथ क्या हुआ है? दैट एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर. आपके साथ कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अच्छा, व्हाट इज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एज पे यू? एनीवन? हाँ जी, इधर नहीं लिखा है, तुमको ही बोलना है. तुम्हारे हिसाब से अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बस जो तुम्हें सही लगता हो. हाय खुशी. बाबू तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, अनफेयर थोड़ी है. मिसलीडिंग टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, मतलब एज इफ लाइक आप ऐसा बोल रहे हो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट दिखने के लिए हो पर कायदे से सारा पावर एक ही बंदे को दे दे और आपसे हर चीज ले ले, दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मेरे को बताओ, मैं आपके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, आपको ये अनफेयर लगता है कि नहीं लगता? चिराग हैज टेकन अ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक at the interest rate of 6.5% per annum. The loan tenure is 20 months and repayment can be done anytime by the borrower. The bank has added a clause that the interest rate would be revised as per the RBI's change of repo rate. So if the repo rate changes by 2%, the loan rate would be changed by 2%. Both upward downward जो भी हुआ. राइट? इज दिस एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट? नो. व्हाई? यार मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो. आपने ये सब बता रहे हैं ना कि उनको महंगा पड़ेगा तो आपको महंगे में देंगे. अच्छा, अब इसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा रहा हूं. दे हैव सेड दैट द इंटरेस्ट रेट वुड फ्लक्चुएट एज पर द आरबीआई's रेपो रेट. हाउएवर द इंटरेस्ट रेट which is changed would always be upwards and can never be downwards even if the repo rate falls down. अभी अब प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम लग रही है?
आपने कहा सर ये कौन सी बात हुई, आप फ्लोटिंग रेट लोन दे रहे थे ना, ऊपर जाए नीचे जाए हम तैयार थे, पर ये कौन सी बात हुई, सिर्फ महंगा ही होगा, सस्ता हो ही नहीं सकता, इसमें तो हमारे साथ गलत है। अब देखो, आई डिड नॉट डिफाइन इट बट यू आइडेंटिफाइड इट दैट दिस इज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे ऊपर कोई अनरीजनेबल टर्म्स रखता है, आप उसको क्या बुलाने लग जाते हो, दैट दिस इज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। कूल, गुड टू गो, कम बैक। तो सर कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट मींस एन allegation, allegation in writing made by the complainant for obtaining any kind of relief which can be in the nature of a any unfair contract, अच्छा any unfair trade practice। नाउ सर सी ये सब है ना एक ही चट्टे बट्टे के, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट सब साथ में है। अभी समझो, माही गई एचपी पे और जाके बोला कि भाई मुझे गैस सिलेंडर खरीदना है, गैस सिलेंडर खरीदना, सिंपल स्ट्रेट। इज शी अ कंज्यूमर इफ शी इज बाइंग इट, यस शी इज, पक्का कोई दिक्कत नहीं। ये गई कंज्यूम करने के लिए कि भाई मुझे गैस सिलेंडर लेना है। अब वो बोल रहे हैं इसको कि भैया अगर आपको गैस सिलेंडर लेना है तो आपको मिनिमम 2 सिलेंडर्स पहले हमसे खरीदने पड़ेंगे, जिसमें एक में गैस भरेगी, जब खत्म हो जाए तो एक आप हमको देना और एक आप लेके चले जाना। अभी तक कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपने नहीं सर, इट इज सेंसिबल, एक भरेंगे एक आपको देंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप फालतू बात मत करो। हाँ, अगर आपको एचपी की गैस चाहिए तो आपको एचपी से एक गैस स्टोव भी खरीदना पड़ेगा, वरना हम आपको गैस कनेक्शन नहीं देंगे। वो बोल रही है कि मेरे घर पे ऑलरेडी गैस स्टोव है, वो कह रहे नहीं स्टोव भी हमारे लेना पड़ेगा। बोलो अब अनफेयर है कि नहीं है, समझ में आया अनफेयर क्या था। सो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अच्छा एक सेकंड, गैस सर्विस प्रोवाइड करने वाले कितने, एचपी, इंडियन, प्रोबेबली इक्का दुक्का और यार है ही 2-3। अगर वो ऐसी कंडीशन लगाएंगे तो ये क्या करेगी, खाना खाना तो छोड़ नहीं देगी, आखिरकार खरीदेगी गैस स्टोव भी। ये है तुम्हारी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जहां तुम किसी को मजबूर कर रहे हो वो खरीदने के लिए जो वो खरीदना भी नहीं चाहता। और लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आज कोई एक बच्चा है जिसने सब्जेक्ट वाइज बोला कि मेरे को चिराग का ईबीसीएल का लेक्चर खरीदना है। हमने कहा अगर ईबीसीएल खरीदना है तो टैक्स तो लेना ही पड़ेगा, बात खत्म। ऐसे वाहियात लोग हैं ना पीछे। हमने कहा ईबीसीएल खरीदना है तो टैक्स तो खरीदना ही पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता। और दूसरी बात, टैक्स के लिए डबल पैसे देने पड़ेंगे। आपने कहा सेल्फ, और नहीं तो अगल बगल में है दुकानें और हम कहीं और जा रहे हैं बाय, समझो। पर इसी जगह अगर बाजार में सर्विस प्रोवाइडर ही हम इक्का दुक्का होते और तुम्हारे पास बस 2-3 ही ऑप्शंस हैं और हम तुमको चोक करते कि अगर ये लेना है तो ये भी लेना पड़ेगा, ये लेना है तो ये भी लेना पड़ेगा, डोंट यू थिंक दिस बिकम्स रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस फॉर यू, एंड दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसको हम गलत मानते हैं। सो नाउ वापस से, कंप्लेंट मींस व्हाट, कंप्लेंट मींस एन allegation made in writing by a complainant about getting some relief. One, in case of unfair contract, any unfair trade practice or any other restrictive trade practice. आगे याद नहीं भी हुआ चलता है मेरे को, बिल्कुल ठीक है। adopted by any trader or even a service provider. सर सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे बताओ। कोविड, किसी की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस चाहिए, कितनी कंप्लेंट्स फाइल हुई एम्बुलेंस वालों के खिलाफ, सुना तुमने? 50,000 रुपए मांग रहे थे डेड बॉडी को शमशान घाट तक छोड़ने के लिए। कह रहे 50,000 दो, 5 किलोमीटर के 50,000, 10,000 पर किलोमीटर। क्या करोगे, बॉडी को ऐसे हाथ लगाने नहीं देंगे। एम्बुलेंस में अलाउड थी बॉडी डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि पैक्ड आएगी, पैक वहीं पे आके सील जलाओ। लोगों का, जैसे हम हिंदूज हैं, अगर मेजर यहाँ पे हिंदूज होंगे बिलीविंग, तो यार हमारा विश्वास है कि हम शरीर जलाते हैं। भाई 50,000 क्या, वो लाख रुपए बोलेगा तब भी लाख रुपए देके तुम बॉडी लेके जाओगे। बट डोंट यू थिंक दैट दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय अ सर्विस प्रोवाइडर। उसका काम था 5 किलोमीटर लेने के लिए, 5 किलोमीटर के पैसे ले, तेरी हेल्थ रिस्क पे उसका पैसा जोड़ ले, पर 10,000 पर किलोमीटर किसको बोलते हैं भाई? यूएस में थोड़ी जगह बॉडी डिस्पोज करनी है, हाँ ना। आ जाओ, तो फर्स्ट एकदम क्लियर है। सेकेंड, द गुड्स बॉट बाय हिम और अग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम 1 और मोर डिफेक्ट। नोट 7, तुम गुड्स लेके आए, उसमें एक या 1,000 डिफेक्ट है, डिफेक्ट है, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, आई परचेज दिस आईपैड। जब आईपैड लिया था तो मैंने नहीं लिया था, विकास ने गिफ्ट किया था जब मुझे ये, तो ना इसकी लेफ्ट स्क्रीन यहां से फ्लिकर करने लग गई थी पहले 4-5 दिन में। क्या मैं जाके इसको रिप्लेस करवा के आ सकता हूं? पर मैंने तो पैसे भी नहीं दिए थे। आपने कहा भाई हो गया ना क्लियर, कंज्यूमर मतलब हु कंज्यूम, काय को फालतू बात करता है। गुड, तो ये वाली बात तो मैं समझ में कि अपन जाके चेंज करवा के आ सकते थे, मैं करवा के आया। समझो भी, कैन आई फाइल अ कंप्लेंट, ठीक, कैन आई फाइल अ कंप्लेंट फॉर द सेम, कि भैया जो गुड्स मैंने खरीदे थे उसके अंदर कोई डिफेक्ट है। मैंने अभी कंज्यूमर फोरम पे केस फाइल किया है, दिखाता हूँ, फालतू में किया तुम्हारे चक्कर में, बैच आने से पहले मैं ऐसी यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम है मुझे,
तो किसी के खिलाफ भी फाइल कर सकते हो आप, कोई सर्विस, किसी प्रोडक्ट, मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया। रुको मैं खाली तुमको उतना से ही पार्ट दिखा देता हूँ। मैं ऐसे करता रहता हूँ, जब तुमको पढ़ाना तो मैं कोई ना कोई केस कर देता हूँ, उसका मतलब नहीं कि आईपीसी मर्डर करके दिखाऊंगा। तो मैंने अभी किया है, मैंने सर्विस रिलेटेड कंप्लेन करी है। आगे का केस धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे बताता जाऊंगा तुमको, बट ये अभी मैंने एक डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए फाइल किया। अब मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ तुमको डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए फाइल किया। सो हाउ डज दिस वर्क? गुड्स में होता है डिफेक्ट, सर्विसेज में होती है डेफिशिएंसी। गुड्स में होता है डिफेक्ट, सर्विसेज में होती है डेफिशिएंसी। अब समझे। अपनी देवांशी दिमाग का ऑपरेशन करवाने गई बॉम्बे, और डॉक्टर्स ने बोला कि मोस्टली आपको दिमाग आ जाएगा आफ्टर सर्जरी। ठीक, सर्जरी कराने के बाद जो 0.1% पे ये थी वो भी खत्म हो गया, डॉक्टर को काट लिया इसने, ऐसी हालत थी। तो जैसे तैसे अभी खाली वापस से सेम लेवल पे आई है, तो मतलब ऑपरेशन फेल हो गया। मेरे को सिर्फ ये समझाओ कि अभी आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सर्विस में डिफेक्ट है। सर्विस में कभी डिफेक्ट नहीं हो सकता। जो चीज हमने आपको वादा किया उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है। कल मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई मैं रोज तुम्हें रिवीजन कराऊंगा, आंसर राइटिंग कराऊंगा, मैंने नहीं कराया तो तुम ये थोड़ी बोल सकते हो कि चिराग के लेक्चर में डिफेक्ट है। तुम्हें बोलोगे कि उसके लेक्चर्स में डेफिशिएंसी, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस, और सर्विस के अंदर कोई चीज जो मैंने तुम्हें वादा किया था, अगर गुड्स वैसा काम, मेरी सर्विस वैसा काम नहीं कर रही है, दैट मीन्स वहां पे क्या है? डेफिशिएंसी है। तो वापस से एक मिनट रिविजिट करते हैं, वेयर डिड वी स्टार्ट फ्रॉम। कंप्लेंट मीन्स एन allegation made in writing by the complainant to obtain relief for 1 unfair contract, unfair trade practice or any restrictive trade practice by the trader or the service provider. Second, the goods which you have purchased suffers from any kind of defect. तीसरा पॉइंट देखना, the services hired or availed or agreed to be hired or availed suffers from any deficiency. You got it? Why we were talking about service? तो ये तीनों पॉइंट यहां तक एकदम क्लियर है? श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे। फोर्थ, अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी। कोई ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसने गुड्स बेचे तुमको, या फिर द सर्विस प्रोवाइडर ये दिखाना चाह रहे हैं कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सम सर्विस, एज द केस में बी, हैज चार्ज्ड फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विसेज मेंशन इन द कंप्लेंट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उन गुड्स की प्राइस फिक्स थी बाय लॉ। जैसे आपको इसके बहुत से एग्जांपल देता हूं। हार्ट स्टेंट, गवर्नमेंट ने एक स्कीम, अच्छा किसी के घर में आज तक किसी के हार्ट का बाईपास हुआ है? किसी के फैमिली मेंबर्स किसी में ऐसे बाईपास हुआ होगा ना, हार्ट सर्जरी, राइट? एक्सपेंसिव, अग्रीड, ऐसा मतलब 2-3 लाख रुपए तो मिनिमम मान के चलो, ज्यादा ही होगा पर उससे कम नहीं होगा। अच्छा, हार्ट सर्जरी में सबसे ज्यादा महंगा क्या होता है? प्लीज ये मत बोलना हार्ट सर्जरी में सबसे महंगा क्या होता है? ये लोग हार्ट की वेन्स में स्टेंट लगाते हैं। स्टेंट, STENT, स्टेंट। ये स्टेंट्स आपकी हार्ट की वेन को वापस से ब्रॉड करके पकड़ के रखते हैं ताकि फ्लो आराम से ब्लड का होता रहे और आपको स्ट्रोक ना है। हार्ट स्ट्रोक कब मारता है? जब आपका हार्ट की वेन पतली हो जाए, वहां से ब्लड नहीं निकल रहा है तो हार्ट झटका देता है कि भाई ब्लड नहीं निकल रहा है। सिंपल एज दैट। सबसे महंगी चीज होती है स्टेंट। अभी मेरे चाचा जी की एंजियोप्लास्टी थी, डायरेक्ट एक पाइप डालते हैं और यहीं पे स्टेंट लगा देते हैं। डॉक्टर बाहर आया, कह रहा है चिराग जी 2 मिनट इधर आइए। मैं जी, तो 3 स्टेंट लेके आया। कहता है ये है US मेड स्टेंट जिसकी लाइफ आप मानिएगा 20 से 25 साल होती है, चलता है आराम से। मैं ओके। बोले ये सेकंड है, ये रशियन स्टेंट है और काफी अच्छे प्रूवन है, 10 से 12 साल की लाइफ होती है। और ये है इंडियन स्टेंट, आज चालू है कल बंद, कोई गारंटी नहीं है। तो कौन सा लगाऊं? मैं कहा पूछने की बात है, ऑब्वियसली यूएस वाले लगाएगा। बोले सर यूएस वाला स्टैंड 1.5 लाख का है, ये 1 लाख का है और इंडियन वाला 70,000 का है। फिर मैंने सोचा बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू पास ऑन टू यू इज, आप समझ रहे हो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं यार? ऑब्वियसली कोई अपना अगर अंदर होगा तो अपन अपने आप को बेच के भी पैसा लाएंगे, पर सबसे महंगा स्टैंड ही लगवाएंगे। हाँ भाई यही लगा भाई, बार बार थोड़ी बैठ के रोज खोलते रहेंगे, कोई सामान थोड़ी है। हाँ ना, समझो, सुनने में ऐसा स्क्रू जैसा लग रहा है पर वो नहीं है। सो आई सेड सर आप यही लगाइए। फिर उसके बाद अभी आप थोड़ा टाइम पहले देखेंगे तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया
यार स्टेंट के नाम पे ना ये लोग बहुत हॉस्पिटल वाले लूटते हैं। और बेस्ट पार्ट मालूम क्या है, तुम में से किसी ने एमबीबीएस किया है, उनको ये बात पता है। कल अगर उन्होंने एक वेन में 3 स्टेंट भी लगा दिए तो तुम क्या उखाड़ लोगे? वो बोलेंगे नहीं हो रही है एक से ओपन, 2 लगानी है, 3 लगानी है, क्या करोगे? मेरे चाचा जी के केस में 3 स्टेंट लगवा के आए हम लोग जाके। 3 बोले क्या करोगे? और ना बताओ तो हार्ट में 3 वेन्स है, उनके इलाज के खर्चे में तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा। तो हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स, इसने गवर्नमेंट ने एक रूल लाया। गवर्नमेंट ने बोला चाहे यूएस, चाहे रशिया, चाहे इंडिया, हार्ट स्टेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15 से 20 हजार से ज्यादा नहीं हो सकती। ये हाईएस्ट है, मतलब कहीं से भी बनवा लो आप, मैक्सिमम इसकी डबल रिटेल प्राइस पे बेच सकते हो। दैट वाज 30 to 40,000 के बीच में ही आपको हार्ट स्टैंड देना है। अचानक से 1.5 लाख रुपए की चीज कितने पे आ गई? 40,000 रुपए पे आ गई। अब मेरी एक बात समझना, गवर्नमेंट ने बोला कि हार्ट स्टैंड 40,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता, और तुम पहुंचे रात में हॉस्पिटल, तुम्हारे खुदा ना खास्ता किसी रिश्तेदार के हार्ट में पेन है, डॉक्टर ने बोला स्टेंट लगाना है, और अगर वो डॉक्टर उस स्टेंट को तुम्हें बोले कि मैं तो 80,000 में लगाऊंगा, तो क्या तुम कंप्लेंट कर सकते हो? क्यों? कितने में भी लगाया, ऑपरेशन करके दे रहा है तुमको। आपने कहा सर द ट्रेडर और द सर्विस प्रोवाइडर इज चार्जिंग अस फॉर द गुड्स इन अ प्राइस विच इज एक्सेस ऑफ द प्राइस फिक्स्ड अंडर एनी लॉ। बाय लॉ सर इसकी प्राइस 40,000 रुपए फिक्स्ड है, 80,000 रुपए लगा रहा है, कैसे चलेगा ये? हम अलाउ नहीं कर सकते इसको। समझ में आई बात? ये इंडिया में एक्चुअली एक लॉ बनाया गया था कि 40,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, जिसको कंपनीज ने बाईपास कर दिया। नहीं माने ये लोग, इन्होंने क्या किया मालूम? हॉस्पिटल ने कह दिया है ही नहीं स्टेंट, लाओ मरने दो, बैठा रहे, नहीं तो बाईपास करते हैं हम, तो कर लो। तो सब लोग ब्लैक में खरीदने लग गए। वो स्टेंट जो 1.5 लाख में मिल रहा था, लोग 2.5 लाख में खरीद रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल बोला है ही नहीं, क्या करें। और आपने क्या बोला था कि 40,000 से ज्यादा में बेचना मत, ऐसा तो नहीं बोला था कि बेचना जरूरी है। कंपनी ने बोला हमने बनाना ही बंद कर दिया, हम नहीं बनाते, सॉरी तुम कर लो, तुम्हारे हिसाब से खेल लो। 1 महीने के अंदर रेगुलेशन वापस से चेंज करवाया, बोला जितने में बेचना है बेचो, इनको बचाओ। और उसके बाद वापस से सेम चीज हुई। सेम नी रिप्लेसमेंट के लिए भी हुआ था। अच्छा देखो, नीज किसकी खराब होती है? बुड्ढों की, जो एक्सेस में जी रहे। मतलब वही ना, देखो भगवान ने हर पुर्जे की एक लाइफ भेजी है, अगर तुम फिर भी नहीं जा रहे हो तो फिर तुम्हारे पुर्जे तो जवाब दे ही जाएंगे। तो आप देखो ऐसे आपको बुड्ढों के इसमें दिखेगा, पाँव में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, जॉइंट्स में दर्द। मेरे नाना पाँव मुड़ते ही नहीं उनके, और मेरे हिसाब से हो गए 20-22 साल, उनके पाँव नहीं मुड़ते सही से, एकदम यूं चलते। मैं कहा ऑपरेशन करवा लो, क्या हो गया इसमें, नी रिप्लेसमेंट करवा के नहीं लगवा देते? आपको पता होगा ना कि नी रिप्लेसमेंट हो सकती है, खाली 2 जॉइंट बॉल्स वापस लगा देंगे, पाँव अच्छा चलेगा। नाना 22 साल से एक ही डायलॉग मार रहे हैं कि अब जीना ही कितना है। बुढ़े इस चीज का ऑपरेशन ही नहीं करवाते हैं, वो कहते हैं अब क्या ही करेंगे, ठीक हो गया, हमें कौन सा किसी के पीछे दौड़ना है। ठीक है, अभी मिलाऊं मैं नाना से वापस 2022 में भी, मैं कहा क्या, न यूं कुछ तो करो, नहीं मान रहे, क्या कर सकते हो आप? तो ये बुजुर्ग लोग है ना, पाँव की सर्जरी नहीं करवाते। तो क्यों नहीं करवाते? क्योंकि बहुत महंगी है, नी रिप्लेसमेंट 2-2 लाख रुपए की सर्जरीज होती हैं यार। अब मस्ती वाली बात हटा भी दूं तो इतनी महंगी सर्जरी अपने पेरेंट्स वैसे कैसे होते हैं, खुद के ऊपर नहीं उड़ाएंगे, ये तो पेरेंट के पेरेंट है तो नहीं उड़ाएंगे, तो नहीं लगवाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में आया कि 15,000 30,000 में आपको सर्जरी कंप्लीट करनी है। डॉक्टर ने कहा हम नहीं करते आजकल सर्जरी, हम बिजी चल रहे हैं, खत्म, जीरो, वापस से चेंज कर दिया। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि अगर लॉ आया कि इतनी ज्यादा से प्राइस नहीं हो सकती और फिर हुई, तो क्या आप कंप्लेन कर सकते हो? द आंसर टू दैट इज प्रीटी मच यस। गोइंग अहेड, तो वापस से, अच्छा 4th पॉइंट वापस पढ़ना। अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज फॉर गुड्स or for services mentioned in the complaint a price in excess of the price fixed under law or displayed on the goods or any package containing such goods। कुरकुरे के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 30 रुपए। एक तो मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी पूछते हैं कि भैया कितने हुए, अंधेर लिखा तो है, इसमें क्या बताना। और मान लो वो दुकान वाला तुम्हें वो 30 रुपए के कुरकुरे 40 में दे, तो इज दिस अ वेरी गुड ग्राउंड टू फाइल अ कंप्लेंट? यस। तो अगर कोई प्राइस लिखी है तो उससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा केस हुआ था, रेडबुल। रेडबुल पहले, भाई रेडबुल ने को अभी अभी विंग्स लगे हैं, बाकी ठुल्ली नीचे घूमती थी कहीं। रेडबुल में लोग कॉलेज के बाहर, सुंदर सुंदर लड़कियां आती थी हाथ में रेडबुल लेके, कि ट्राई करके देखिए, टेस्ट करके देखिए, बताइए आपको कैसे लग रहा है। मैं तो कॉलेज के बाहर ही बैठा रहता था। जब रेडबुल आई, पीते रहो, बातें करते रहो, अब तो अच्छा लग रहा है, काफी एनर्जी आ गई। तो ये रेडबुल ऐसे थी। और रेडबुल की जो ड्रिंक थी ना, कितने रुपए की आती थी? 69, फिर हुई 79, और 79 से डायरेक्ट गई 99। ठीक है, तो इन लोगों ने 79 वाली प्राइस बहुत टाइम मेंटेन करी थी।
तो अचानक से जैसे प्राइस चेंज हुई ना, तो अपने विमान नगर वाले सब लोग क्या करने लग गए, एक स्टिकर बनवा के 79 पे स्टिकर चिपका दिया 99। मैं कहा ये क्या किया तुमने? कहता है अभी तो रेडबुल की प्राइस चेंज हो गई ना। मैं कहा आपके पास तो ओल्ड ही है। कहते नहीं नहीं, वो कंपनी की तरफ से स्टिकर आया है कि सबको ऊपर की रेट पे ही बेचना है। झूठला, कंपनी ये काम करेगी, तुमको प्रोडक्ट बेचने के बाद स्टिकर भेजेगी, उस पर स्टिकर चिपकाओ बैठ के, और पीछे उखाड़ के देखो 69 लिखा हुआ है या 79, जो भी लिखा हुआ, जो अमाउंट पहले की जो रेडबुल की प्राइस थी वो चल रहा है। एक मिनट, ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। इवन दिस इज कंप्लेनेबल, और कंप्लेंट्स हुई थी इंडिया के अंदर, बहुत कंप्लेंट्स फाइल हुई थी। आ जाओ नेक्स्ट अप, वापस से फोर्थ पॉइंट ऊपर से पढ़ो। अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज फॉर गुड्स और सर्विसेज इन एक्सेस ऑफ द प्राइस फिक्स्ड बाय लॉ, displayed on the goods or displayed on the price list, exhibited is disclosed by him by or under any law for the time being in force। एक सेकेंड, कभी गाड़ी का टायर चेंज करवाया है किसी ने? वो टायर चेंज में एक फाइल लेके बैठे रहते हैं वो लोग, बोलते हैं भैया यामाहा का टायर इतने का अभी इतने इतने पे चल रहा है। एक प्राइस लिस्ट होती है पूरी की पूरी। अगर ऐसी कोई प्राइस लिस्ट है जिसमें ऐसे आपने लिखा, कोई गाड़ी खरीदने जाओ तो एक प्राइस लिस्ट लेके आते हैं, ये वाला वेरिएंट इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए ऐसे लिखा होता है, क्या उससे ज्यादा अपने को चार्ज कर सकते हैं? नहीं। सो एनी प्राइस विच इज डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट शोन बाय द कंपनी। एंड लास्ट, अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। आप लोगों के बीच में अग्री हुआ था, अपन लोग मिले आज, आपने बोला कि सर इतने में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, कल मैं भाव बदल गए मेरे, मैं कहा नहीं इतने में नहीं इतने में दूंगा, क्या ये भी गलत है? यस। नाउ वेट, अपन अभी तक 4 पॉइंट्स पढ़े कंप्लेंट के। स्लोली स्टेडली देखते हैं कि क्या आपने को पूरी की पूरी कंप्लेंट की डेफिनेशन याद हो रही है। गो बैक टू द अप। कंप्लेंट, कंप्लेंट मींस व्हाट? एन एलिगेशन, एलिगेशन इन राइटिंग, बहुत बेटा। सो कंप्लेंट इज एन एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय अ कंप्लेनेंट टू ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ रिलीफ। कब कब? फर्स्ट, ए फॉर एनी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, फेंको इसको साइड में। सेकंड, गुड्स में कोई डिफेक्ट है, द गुड्स व्हिच हैव बीन बॉट हैव सम काइंड ऑफ डिफेक्ट। थर्ड, सर्विसेज में किसी तरीके की डेफिशिएंसी है। एंड फोर्थ, द ट्रेडर और द सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज्ड इन एक्सेस ऑफ द प्राइस ए fixed by the law, B displayed on the product, C given in the price list, and last mutually decided। हो गया याद यहां तक? That's it। स्लोली स्लोली चलना पर याद पूरा हो जाएगा तुमको। चलते आगे। फिफ्थ, the goods which are hazardous to life and safety when used are being offered for sale to the public। the goods are hazardous। अच्छा, इसमें देखो कायदे से तो सिगरेट भी आनी चाहिए, बट ठीक है नहीं आती है और अपन कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? जिसने सिगरेट बैन की उसकी सरकार गिर जाएगी, लिख के ले लो, क्योंकि मैक्सिमम वोटर्स सुटेरी है तुम्हारे। ठीक है, नहीं कर सकते तुम बैन। पर देखो इसमें ना बहुत सारी कंट्रीज बहुत अच्छे अच्छे लॉज लेके आ रही है, लाइक न्यूजीलैंड। ठीक है, डू यू नो द लॉ फॉर न्यूजीलैंड? सो जो पीने वाले हैं उनको तो तुम रोक नहीं सकते, तो उन लोगों ने एक ईयर दे दिया कि इस ईयर के बाद पैदा होने वाले लोगों को सिगरेट नहीं मिलेगी और उससे पहले वालों को सिगरेट मिलती रहेगी। क्यों? नई जनरेशन को सिगरेट की आदत ही नहीं पड़ेगी तो उनको कुछ होगा नहीं। अच्छा देखो, जिनने पी है उनको आदत है, जो नहीं पीते हैं उनको नहीं है आदत। अपने को कल बैन हो जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम नहीं पीते, जो पीता है उसको फर्क पड़ेगा। तो वो लोग जो पीते हैं उनको प्रोटेक्ट किया और उन्होंने नई जनरेशन को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि ये सबसे बड़े कैंसर का आजकल का रीजन बन रहा है। तो देव कम अप विद दिस लॉ कि नहीं होगा। अब समझो मेरी बात, मैं कहा हूं, इफ द गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड टू सेल in contravention of the standards relating to safety of such goods as required to be complied with by or under any law for the time being in force, or where the trader knows that the goods so offered are unsafe to the public। Now मेरे डैड को कुछ डिसऑर्डर है, प्रॉब्ली कुछ प्रॉब्लम होगी उनकी, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बट उनका ये प्रॉब्लम है कि अगर आप जैसे अभी मैं ये हाथ रखूं तो माई हैंड कैन स्टे स्ट्रेट, बट माई डैड का अगर आप हाथ देखोगे तो वो हल्का 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 शिवर करता है। इफ ही होल्ड्स द पेन ना तो उनका पेन हल्का हल्का ऐसे से हिलेगा, तो वाइल ही इज राइटिंग उनका हाथ ऐसे से शिवर करता है। डोपामिन लेवल कम हो रहा है उनका। एंड ओल्ड एज में होता है, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको अल्जाइमर ऐसे हो जाते हैं, उनकी तो पूरी गर्दन हिलने लग जाती है ओल्ड एज में। तो इट्स वेरी नॉर्मल, होता है, बट शुड बी कंट्रोल्ड पहले। तो जिस दिन मैं पापा के साथ कहीं बैठा था और मुझे पता कैसे पड़ा, मैं पापा से एक चेक साइन करवा रहा था, तो पापा ने चेक साइन किया, मैं ये क्या लिख दिया, मैं ऐसा लग रहा है गाली लिखी मुझे। कह रहे यार मेरा हाथ हल्का शिवर करता, उनका चेक बाउंस हो रहा है, 2 बार से उनका चेक बाउंस हो रहा है क्योंकि वो साइन करते हैं हाथ हिल रहा है। ही डजंट रियलाइज, बैंक बार बार मुझे मैसेज कर रही है कि गरीब पैसे दे नहीं रहा।
तो मैं पापा को देखा, मैंने कहा पापा चेक करवा लेते हैं, एंड वी गॉट इट डन। एक ही दवाई होती है बस, उससे डोपामिन वापस से कंट्रोल में आ जाता है, एवरीथिंग इज गुड। बट नाउ माय डैड हैज टू प्रॉब्लम्स। उनको रात को नींद ही नहीं आती, सो वो 4-5 बजे तक घूमते रहेंगे। रात को मैंने खुद का मूड पहले ही बना रखा है कि मैं रात को कहीं अगर नीचे पानी पीने भी घर में उतरता हूं तो पापा मिल सकते हैं, तो मैं डरता नहीं हूं। मैंने 4-5 बार खुद को पक्का किया है। कभी सोफा पे बैठे होते हैं, कभी इधर देख रहे होते हैं, कभी चिल गए। मैं कहा क्या कर रहे हो? मैं कहा नींद नहीं आ रही, समझ में आ रहा है, बगल में मम्मी है, गले लग के सो जाओ शांति से। नहीं आएंगे, बाहर आके बैठे रहेंगे और बोलेंगे और बता कैसा है यार। मैं कहा मुझे तो आ रही है, पानी पी के जा रहा हूँ, वापस चले जाते हैं। तो फिर डॉक्टर ने उनके लिए नींद की दवाई दी कि एक बहुत माइन्यूट सा डोज, बट इससे अच्छा अभी ये यूट्यूब पे कहीं पापा देख ना रहो, वो नींद की दवाई है ही नहीं। डॉक्टर ने बोला उनको ये नींद की दवाई बोल के दे दो, सो जाएंगे। बोले जिनका डोपामिन कम होता है उनकी बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाती है, दे स्टार्ट बिलीविंग। अभी आपके पापा मान चुके कि उनको नींद नहीं आती, तो वो ऐसे करेंगे। और मैं मम्मी से पूछता हूँ, बोले इतना सोते हैं चरा, इतना सोते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। सुबह सो जाएंगे, दिन में सो जाएंगे, शाम में, फिर रात में इसलिए नींद नहीं आती उनको। बट ही बिलीव्स कि वो सोते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि दिन के 2 घंटे सो रहे हैं। तो उन्होंने सच में एक दवाई दी जो 0.25% नींद पे है, बहुत बहुत ही माइन्यूट सी। बट दैट ड्रग इज नॉट अलाउड टू बी परचेस्ड अनलेस देयर इज अ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसमें थोड़ा ही सही पर नींद का इफेक्ट है। तो उसने बोला ये दवाई दो। बोले ये नींद की नहीं है, बहुत हल्की सी, मतलब इतनी नींद आपको पैरासिटामोल खा के भी आएगी, बस इतनी सी है वो। बट दैट इज अ रेस्ट्रिक्टिव ड्रग। आई वेंट डाउन टू परचेज इट। तो मेरे को उस केमिस्ट ने वो दवाई नहीं दी। आई सेड, बोले नहीं सर, जो पेशेंट का नाम है वही यहाँ आएगा, उसको इस दवाई के लिए हमको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हम आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, एज पूछेंगे, आईडी चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर ये दवाई मिल सकती है। क्यों? ये रेस्ट्रिक्टिव ड्रग है सर, दिस इज हजार्डस, अगर ये ज्यादा लिया जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी। सो वी कांट, मतलब वो दवाई सुसाइड करने के लिए बिल्कुल सही है। इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उसको अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया तो सुसाइड कर सकते हैं। मेरे डैड को उस दवाई का हम 1/4 तोड़ के देते हैं एक दिन में, और वो इतना खराब ड्रग है। नाउ थिंक अबाउट दिस, ये ड्रग अगर ऐसे कोई भी परचेस करने लग जाए और ये सामने वाला ऐसे ही बेचने लग जाए, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा डेथ देखने को मिल सकती है अपने को सुसाइड से? वैसे ही यार कब किसका क्या दिमाग घूम जाए आपको पता नहीं पड़ता। नाउ अगर आपका जो सेलर है, द गुड्स विच आर hazardous to life and when used are being offered for sale to the public in contravention of the standards relating to safety। अच्छा, एक बार में मेरे डैड को उसकी 30 से ज्यादा मेडिसिन नहीं मिलती, आपको हर महीने जाके वो लेनी पड़ेंगी, 30 से ज्यादा मेडिसिन नहीं है। अब डॉक्टर ने उसमें 1/4 लिखा है ना, तो हमको एक बार में सिर्फ 10 गोली का ही पत्ता मिलेगा। उसके बाद आप वापस से ऑर्डर करो, जब वो पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही दूसरा देते हैं, ज्यादा दवाइयां भी स्टॉक नहीं करने दे रहे, ठीक है? For the timing in force and whether trader knows that the goods so offered are unsafe to public। अच्छा, ये सेकंड वाला बहुत सिंपल है। मैं रास्ते में ड्रग्स बेच रहा हूं, आई नो राइट दैट दिस इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड दिस इज नॉट अलाउड, फिर भी मैं बेच रहा हूं, क्या मेरे खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है? द आंसर इज प्रीटी मच यस। ओके, नेक्स्ट अप, the services which are hazardous or likely to be hazardous to life and safety of the public when used are being offered by a person who provides any service who knows it to be injurious to life and सेफ्टी। सर इसने क्या बोला? कोई भी ऐसी सर्विसेज विच आर हजार्डस और लाइकली टू बी हजार्डस। सेम पॉइंट देखे ऊपर और नीचे वाला, क्या फर्क है? अबे लल्लुओं, ऊपर गुड्स है, नीचे सर्विसेज है, बाकी सब कुछ सेम है। ऊपर उसने हजार्डस नेचर के गुड्स दिए, इसमें हजार्डस नेचर की क्या है? सर्विसेज दी गई है। श्योर इनफ, गुड टू गो। सर हजार्डस नेचर की सर्विसेज कौन सी हो सकती है, मतलब इसमें से किसको इंजरी हो जाएगी? हैव यू हर्ड अबाउट दिस थेरेपी कॉल्ड ड्राई कपिंग? सुना है हमने? आजकल बॉडी बिल्डर जी सब लोग काफी ऐसे ड्राई कपिंग आपको दिखती होगी, पीछे से कप लगाते हैं, सकेट, उसमें ब्लड बाहर आ जाता है। एंड ये एज मच एज दिस लुक्स फैंटेसाइजिंग, बट दिस इज अ रिस्की थिंग इज वेल, राइट? और इसमें प्रोवाइड किया गया है कि ये कौन नहीं करवा सकता? प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करवा सकती, अ पर्सन हु इज ऑन मेडिकेशंस जिसमें XYZ मेडिकेशंस बताए गए, ये वाले लोग नहीं करवा सकते। XYZ किसी को अगर चेस्ट एलिमेंट्स, मतलब कि हार्ट एलिमेंट में हो, वो नहीं करवा सकता, क्योंकि आप एकदम से ब्लड निकाल रहे हो बॉडी से, आपका ब्लड रश होगा, नहीं कर सकते हम। हाई शुगर वाले लोग नहीं कर सकते। अब सोचो, ये बात तुमको नहीं पता थी, सर्विस प्रोवाइडर को पता थी, फिर भी उसने ये किया, और उससे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम कंप्लेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? गुड टू गो। एंड लास्ट, अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। अच्छा एक सेकंड, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन? नोट 7, जेब में रखा, धमाका हुआ, सन्नाटा हो गया जीवन में, डोंट टेक मी अदरवाइज। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज कि ये फोन फूटा और तुम्हें दर्द हुआ, दैट्स इट। सो कैन आई से इस प्रोडक्ट के ऊपर आप एक्शन लोगे तो सामने वाले की क्या आएगी? लाइबिलिटी। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सेलर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एज द केस
मे बी गुड गो। ये केस, इसकी कंज्यूमर कंप्लेंट अपन ने करी थी अविनाश ने। माई एक्स फ्लैटमेट, एक्स सुन के जो खुश होते हो ना कि अब आएगा मजा असली वाला, ऐसा नहीं कुछ। तो माई एक्स फ्लैटमेट, तो ही वॉज टू मच इनटू जिमिंग, ही इज स्टिल इनटू टू मच ऑफ जिमिंग। तो आपको याद है कोविड के टाइम में लोगों ने घर में पुलअप बार्स लगा लिए थे, अपना जिम बना लिया था, जिसमें से एक मैं भी था जिसने अपना पूरा जिम बनाया। तो अविनाश वाज लाइक, ये तो ठीक है, हम पुलअप्स कहाँ करेंगे? मैंने देखो क्या है, अभी देश संकट में है, जो मिल रहा है एडजस्ट करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो उसने अमेजोन से सर्च किया कुछ तो पुलअप बार जिसको इन दो चौखटों के बीच में लगाया जा सकता है और ऐसे 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 टर्न करके ट्विस्ट करो, वहीं टाइट हो जाएगा। तो इसने मंगा लिया, तो भाई चढ़ा। अब अविनाश बचपन से कैलिस्थेनिक छाप आदमी है, मतलब आर्ट लटकता रहेगा। वो पहला लटका, उसने पांव सीधे किए, मैं वही वेट कर रहा था जिसका तुम कर रहे हो, और वही हुआ जो हम सब चाह रहे हैं। थोड़ा नीचे ऐसा का ऐसा जमीन पे अविनाश कारपेट के साथ पड़ा हुआ था। मैं आया, मैं कहा ठीक हो? कहता है यार ये कैसे चीज थी? मैं पुलअप, जाओ वापस लगाओ। तो वो इतना गुस्से में आ गया, और मेरे पास उसका वीडियो भी है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसको चाहिए था कि मैं उसकी बैक का वीडियो बना के दूं, उसको फ्रंट का बन गया। तो मैंने उसको वीडियो दिखाया, तो ही वाज इगोस्टिकली हर्ट। ही इज लाइक ये कैसे हो सकता है? और अविनाश हैपेंस टू बी बहुत बड़ा आदमी है यार वो, ठीक है, मतलब वो मेरे साथ रह के मुझ पे एहसान कर रहा होगा, ऐसा वाला आदमी था, बहुत बड़ा आदमी। तो वो बोले चिराग इसका क्या हो सकता है? मैं वापस लगा सकते हैं? कहता नहीं, इसकी कंप्लेंट करनी है और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं हो रहा था बोर, वो भी बोर। मैं चलो शिकायत करते हैं। तो हमने ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम पे शिकायत कर दी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान को इंजरी हो सकती है। अविनाश की बैक फ्रैक्चर हो गई, कुछ बैक नहीं, उसकी खाली ईगो फ्रैक्चर हुई थी, बट हमने एक बार डाल दिया, ठीक है। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। हम किसके खिलाफ क्लेम कर रहे थे? जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। हमने सेलर पे केस कर दिया। सेलर ने बाद में रिप्लाई किया कि मूर्खों, मैं सिर्फ बेचता हूं, मैं बनाता थोड़ी हूं। तो हमने कहा 2 मिनट, मैन्युफैक्चर को भी ऐड कर दो। तो दोनों के ऊपर केस कर दिया हम लोगों ने। सो अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर। इसमें हमारा क्लेम फेल हो गया और वही केस जीत गए। क्योंकि बाद में पता पड़ा कि हमारे घर की चौखटों पे ऑयल पेंट हो रखा था और ऑयल पेंट पे वो नहीं चिपकता है, और ये उनके डिस्क्लोजर्स में लिखा हुआ था। तो अविनाश मेरी तरफ देख रहा है, मैं कहा मेरा काम वहीं तक का था जहां तूने पूछा क्या हो सकता है, इसके बाद तेरी जर्नी तुझे खुद तय करनी थी। चलो यहां तक सब एकदम क्लियर है यार? पूरा याद हो गया क्या? एक बार पहले स्लोली रिवाइज करते और फिर एक बार चार्ट बना लेते हैं। चलो, कंप्लेंट। कंप्लेंट, अच्छा देखो ना, पहले अपन अपने फास्ट रिवीजन करवाता हूं, फिर आपको चेक पॉइंट्स देता हूं याद रखने के लिए कि आपको कितना याद रहता है। सो कंप्लेंट मींस एन allegation made in writing by the complainant to obtain some relief for the cases A, unfair contract, unfair trade practice, restrictive trade practice, ठीक है। सेकंड, गुड्स में किसी तरीके का डिफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। तीसरा, सर्विसेज में किसी तरीके की डेफिशिएंसी, बहुत ही बढ़िया। फोर्थ, पैसा, पैसा, द ट्रेडर or the service provider has charged a price in excess of A, what is fixed by law, B, what is disclosed on the product, C, what is displayed in the price list, or D, mutual agreement. बहुत ही बढ़िया। Fifth, the trader is selling any goods which are of hazardous nature and knowing it that it should not be sold beyond a particular standard or quantity, still उसने sell किया। Sixth, any service provider providing any hazardous service, बहुत ही बढ़िया। Seventh, last अभी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, ठीक है, अगेंस्ट अ सेलर मैन्युफैक्चरर। याद हुए? अच्छा, अगर अब तुम देखो 4 पॉइंट तो बिल्कुल ही सेम है। गुड्स में कोई डिफेक्ट, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी, हजार्डस गुड्स बेच रहा है, हजार्डस सर्विसेज दे रहा है, 4 तो खत्म हो गए। फिफ्थ, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, 5 खत्म हो गए। सर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, 6ठा खत्म हो गया। एक और बचा, बताओ कौन सा? प्राइस, एक्सेस में चार्ज करें। सर हमें कितने याद रहने चाहिए? 5 पॉइंट्स आर गुड, 7 ज्यादा ही कर लिए अपन ने याद। अब अपने को बनाना है इसका एक फेयर चार्ट। चलो तो अब इसका एक चार्ट बनाते हैं दोस्त। लाइव वाले गोलो तुमको समझ में आया क्या? ले लो। अच्छा, ये जो चार्ट बुक हम बना रहे हैं, इससे संडेज को रिवीजन करना 1, और फिर इस बुक को सेव करके रखना लास्ट मंथ में रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा कभी हाथ ही मत लगाना इसको।
हाँ जी, कोबरा 2019 सबसे पहला। वाह, पोर्शन की शुरुआत कंप्लेंट से कर रहा हूं। चले, कोबरा 2019 कंप्लेंट, लेट्स सी हाउ मच कैन वी रिमेंबर। अच्छा देखो दोस्त, मैं जो चार्ट बना रहा हूं हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेस डिटेल्ड हो और आपको लगता है कि रिवीजन के टाइम हमको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल पढ़ना है, आप थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर लो इसके अंदर। इफ यू फील लाइक कि आई वांट टू ऐड मोर लैंग्वेज इज प्रीटी मच फाइन। ठीक है, सो कंप्लेंट मींस एन एलिगेशन made in writing by the complainant against one unfair contract, unfair ट्रेड प्रैक्टिस। अच्छा, अभी तक आपके मन में होगा ना कि सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम इस पे और बात कर सकते थे? ये सब एक एक टॉपिक है जो अपने को आगे पढ़ना है, सो डोंट वरी विद दैट, वी गोइंग टू टॉक टू मच अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? तीसरा, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अच्छा, कोशिश करो पहले मिनट से खुद को कि याद करने का, खुद ही के साथ एक सोल्यूशन ढूंढो। सो इट्स एन एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय द कंप्लेनेंट अगेंस्ट एनी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, और द गुड्स कंटेन एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट। गुड्स में डिफेक्ट है मतलब सर्विसेज वाला पॉइंट में आएगा। सर्विसेज हैज एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, बहुत ही बढ़िया सर, ये हो गया। अब प्राइस, द ट्रेडर, क्योंकि सर प्राइस की बात चल रही तो ट्रेडर भी और खुद सर्विस प्रोवाइडर भी, द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज्ड इन एक्सेस, हैज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द प्राइस disclosed on the product or on the price list or price list or fixed under any law, और फोर्थ इज म्यूचुअल अग्रीमेंट। फिर वो हजार्डस नेचर वाले पॉइंट्स आ गए। तो सर क्या मैं हजार्डस नेचर वाले को एक ही सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं। द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर is providing any hazardous goods or services which are dangerous to human life and in violation of any law। सर ये हो गए। एंड लास्ट इज एनी कंप्लेंट और प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, पीएलए। आप प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन पूरा लिखना। बहुत ही बढ़िया यार बच्चों, लिखो 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 लिखो। डन राइटिंग? अभी मैं ही दूंगा, डोंट वरी।
हाँ जी, हो गया श्योर। सो वी कंबाइंड फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट, राइट? ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग लिखने की जगह एक ही साथ में लिख दिया। सबका हो गया, हटाऊं? चलो अच्छा, एक लास्ट इन्नी सी चीज करेंगे एंड विल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, कंप्लेंट की डेफिनेशन एक बार मेरे को वापस से बताना। कंप्लेंट मींस व्हाट? एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय द कंप्लेनेंट। वेट, कंप्लेनेंट, हु इज अ कंप्लेनेंट नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने बोला चलिए सर देखते हैं। सो कंप्लेंट क्या खुद कंज्यूमर कर सकता है? अच्छा, विकास ने एक अभी प्रोटीन का डब्बा मंगाया कुछ दिन पहले, आप ये बताया भी था मैंने तुम लोगों को। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, नहीं यू गाइस नहीं, सेकंड ग्रुप को ही बताया था लास्ट टाइम, तुम्हारा उल्टा चल रहा है। तो विकास और मैं जिम गए थे, तो हम लोगों ने, मैं खैर पहले से प्रोटीन लेता था, विकास के लिए फर्स्ट टाइम था। सो वी वेंट डाउन एंड वी परचेज दिस ऑन का प्रोटीन। इफ यू हर्ड अबाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ऑन का एक ऐसे मतलब इट्स नोन फॉर द बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोटीन्स। बट दिक्कत ये है कि इंडिया में उसका कॉपी बहुत ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा फेक ऑन का ही मिलता है। तो भैया विकास जी को मैंने बोला इंडियन प्रोडक्ट लो, नकली नहीं होगा, ये बात श्योर है। रिजल्ट 19-20 ऊपर नीचे, पर अपन कॉन्सेप्ट भी एथलेटिक्स बन गए जो, और सब मतलब 1 ग्राम ज्यादा, यू नो यहाँ 25-25 किलो ज्यादा है हमारा। तो मैं कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चलने दे। नहीं माना, कहता नहीं ऑन ले। वो ऑन बोल रहा था, मैं नो बोल रहा था, वो ऑन बोल रहा था, मैं नो बोल रहा था, नहीं माना, लिया। भाई ने पहले दिन प्रोटीन खाया है, तस से मस इधर उधर दौड़ा ही होगा। हाँ, उसके बाद यस एकेडमी ने बाथरूम खुद का अपना पर्सनल बनवाया है, क्योंकि उस दिन हमें पता पड़ा कि टीचर्स को जरूरत पड़ सकती इतनी ज्यादा। विकास को लूज मोशंस, और मेरे पास आके बोलते बोले यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहते देख यार वैसे मुझे मजा तो आ ही रहा था। मैं कहते जनरली ऐसा तब भी हो सकता है जब कोई नया नया प्रोटीन लो तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, थ्रो करती है, हो सकता है लूज मोशन हो जाते हैं, इतना दिल में मत ले, चलेगा। दिक्कत तब हुई जब 7 दिन यही होता रहा। तो तब मैंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम है। फिर उसका पेट दुखना स्टार्ट हो गया एंड ही वाज एज गुड एज कि उसको किडनी स्टोन का दर्द हो जाएगा, ऐसा उसको लगता था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। द सप्लीमेंट वाज फेक फॉर श्योर, एकदम फेक था, नकली सप्लीमेंट लेके आया था। और प्रोटीन के ना कुछ बहुत बेसिक चीजें होती है, आप चेक कर सकते हो। जैसे डब्बा अगर आप ओपन करोगे, अगर हाथ डालोगे तो इट्स ऑलवेज वेरी चिल्ड। प्रोटीन मिल्क बेस से बनता है तो हमेशा बहुत ठंडा होगा। प्रोटीन का हल्का सा टंग पे रख दो तो पूरा ऐसे जाड़ा होकर टाइट हो जाएगा। विकास पॉन्ड्स का पाउडर खा रहा था, ऐसा लग रहा था। एक्चुअल में मुंह पे लगा सकते थे यार, बिल्कुल सही था वो। तो इतना घटिया प्रोटीन। अच्छा एक सेकेंड, क्या विकास इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है? उसने की भी बकायदा। सो ही इज अ कंज्यूमर, ही कैन डू इट, कर सकता है। अच्छा एक सेकेंड, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल वो ये डब्बा खाता ही रहता और स्पेशली यमराज अपनी भैंस पर उसे लेने आते कि चल भाई मेरी भैंस का रिप्लेसमेंट आ गया, और उसे लेके जाते हैं। इसे समझने में टाइम लगेगा। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, तो क्या उसके पीछे मैं उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता हूं? यस। सो हिज लीगल एयर और एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, लीगल एयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में फर्क क्या होता है? लीगल एयर भाभी है, क्योंकि उनके जाने के बाद वो उनकी सारी एस्टेट लेने वाली है अपने पास, तो वो उनकी लीगल एयर। पर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं भी बन सकता हूं क्या? यस, मैं उनको लीगली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं उसका लीगल एयर नहीं बन सकता, राइट? चलो, कंज्यूमर क्लियर है। इन केस ऑफ डेथ हिज लीगल केयर। अच्छा एक सेकेंड, मान लो कि ये प्रोटीन का डब्बा अपनी मुस्कान खा रही होती है जो अभी मात्र 17 साल की है, ठीक है, और उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो क्या वो केस फाइल करेगी? इन केस द कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, हम उनके लीगल गाइडेंस या फिर उनके पेरेंट केस फाइल कर सकते हैं मुस्कान मैम के बिहाफ पे। तो 3 लोग जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कौन कौन? खुद कंप्लेनेंट 1, सेकंड उसके लीगल एज अगर वो मर गया तो, और माइनर है तो कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या पेरेंट्स। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन केस फाइल कर सकता है? कोई भी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, जागो ग्राहक जागो, याद है, सुना है इन लोगों का नाम? तो ये एसोसिएशंस भी आपके खिलाफ, आपके लिए केस फाइल कर सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट में मास डेफिशिएंसी, बेस्ट एग्जांपल मैगी, मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा थी, जिससे हमें तो कोई खासी प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हें पता पड़ा कि तुम्हारे शरीर में लेड की मात्रा बढ़ गई, नहीं यार, इट्स वेरी नॉर्मल। अब उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर दी गई कि भाई मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा है और जो सही नहीं है। तो भाई ठीक है, सारी की सारी मैगी डिस्पोज ऑफ करवाई गई और नई मैगीज आई जिसके अंदर लेड की मात्रा को कंट्रोल किया गया। सो वो किसी एक कंज्यूमर ने नहीं किया था, वो हुआ था एक वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अच्छा,
कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है? कंज्यूमर खुद, डेथ हो जाए तो उसका लीगल एयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, माइनर हो तो उसका पेरेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या गार्डियन, राइट, गुड टू गो। फोर्थ, कोई वॉलंटरी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, वॉलंटरी, एनी वॉलंटरली रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, दैट्स इट। फोर्थ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए केस कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट चलता है, इन्होंने तो हर जगह पांव डालना ही है, वो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट है सेंट्रल अथॉरिटी। सर लास्ट क्यों बोला, सेकंड लास्ट बोलो, पता पड़ेगा क्यों बोला लास्ट। लास्ट है सेंट्रल अथॉरिटी। अच्छा, व्हाट इज सेंट्रल अथॉरिटी, ये अपने को इस में पढ़ना ही है। एक मिनट रुकना, देखो मैं आपको ऊपर बता रहा था ना, एक एक चीज अपने को पढ़नी है आगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगर आप, अच्छा आपने कहा नहीं सर ऐसा कहां लिखा है, प्लीज इसको रीड करना। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सीसीपी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी बनाई है जिसको सीसीपीए बोलते हैं, जो आपके बिहाफ पे अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो शिकायत कर सकती है। ठीक, इसके ऊपर आगे बात करेंगे, बहुत बड़ा है, इसके ऊपर बहुत लंबी बात करनी है, सारा सेंट्रल अथॉरिटी है। कम बैक अगेन टू वेयर आई वाज, दैट वाज कंप्लेनेंट। सो कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? कंज्यूमर। सेकंड, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ, सेंट्रल अथॉरिटी। फिफ्थ, इन केस ऑफ डेथ उसके लीगल एयर्स, इन केस ऑफ माइनर पेरेंट या गार्डियंस। और लास्ट, वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही हो गया ना, जब बहुत सारे कंज्यूमर्स है तो सबको साथ में क्यों कंप्लेन करनी है, कोई एक या दो मिलकर सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे केस फाइल कर दो ना। तो वन एंड फिफ्थ पॉइंट आर वन एंड द सेम थिंग, बस उसमें सिंगुलर बोला है, इसमें प्लूरल बोला है, दैट्स इट। सारे याद हो गए? ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज, क्या आप अपनी बुक में एक चार्ट बना सकते हैं कंप्लेनेंट का? ऑल्दो नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी स्टार्टिंग में तुम्हारी आदत बैठे उसके लिए अपन बना रहे। सर हैड इट बीन कि अगर इसका चार्ट बनाना तो मैं क्या करता, कंप्लेनेंट डैश कंज्यूमर डैश इन केस ऑफ डेथ, उसके नीचे डैश करता, लिख देता लीगल एयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड, माइनर पेरेंट और गार्डियन। फोर्थ, ऐसे ऐसे करके बस सिंगल 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 वर्ड्स में ऐड करता, बस इतना कर दो, दैट्स इट। यस वर्षा, सेम, यस, बहुत ही बढ़िया। चलो यहां तक सब लोग साथ में, आप लोग आराम से इसे लिख सकते हैं। मुझे पता है आपके पास बुक नहीं होगी, बट मैंने जानबूझ के इसको हटाया है, देखो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ याद रह रहा है। एंड में मैं बुक इस तरफ कर दूंगा, आप देख लेना क्या मिस हो गया, पर जितना याद है उतना तो लिखो। चलो, तो लाइव वाले बच्चों आपसे विदा लेते हैं, वापस आपसे मिलना होगा कल सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी लेक्चर, दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ। जय हिंद।